नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। क्या गोरखपुर से ये तय होगा कि यूपी का गणित आखिर क्या है? दरअसल ये सवाल हम आज इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि यूपी का जो पूरा सियासी गणित है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब गोरखपुर के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, या फिर अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि वो पूरा सियासी गणित अब गोरखपुर में ही सिमट गया है। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है और इस बार वो वहीं से सियासी ताल ठोकने की भी पूरी तैयारी कर चुके हैं और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कई मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ी हुई। भूपेश बघेल पर नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, दरअसल कोरोना नियमों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा में। पंखुड़ी पाठक के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन ऐसे में वो नियमों का पालन करना भूल गए। भारी भीड़ के साथ बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो किए वो यहां पर गए और आप देखिए तस्वीरों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नियमों को तोड़ा गया और इसी वजह से उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है नोएडा में। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, पंखुड़ी पाठक जो चुनाव लड़ रही हैं यहीं से और उन्हीं के समर्थन में लोगों के बीच प्रचार करने तो पहुंच गए, लेकिन देखिए पंखुड़ी पाठक को भी आप देख रहे हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। भूपेश बघेल खुद तो मास्क जरूर लगा रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों का शायद उन्हें ध्यान नहीं। भारी भीड़ के साथ लोगों के बीच वो पहुंचे। चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों को इजाजत दी है, लेकिन आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं नियमों के उल्लंघन को देखते हुए नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के कैंपेन में कोरोना नियमों की अनदेखी, लेकिन यहां पर भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, पंखुड़ी पाठक के समर्थन में वोट की अपील करने लोगों के बीच पहुंचे थे, लेकिन नियमों का पालन करना भूल गए और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उसी सवाल की जिसकी शुरुआत में जिसका मैंने जिक्र किया था कि क्या अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो पूरी तरीके से सिमटकर गोरखपुर पर आकर रुक गया है, टिक गया है? क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से गोरखपुर को लेकर बयानबाजी आ रही है वो तो कम से कम यही बता रही है। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, एक एक करके मैं आपसे परिचय करा देती हूँ। राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले इस तस्वीर का जिक्र करना एक बार फिर जरूरी हो जाता है, जो तस्वीर इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर कोरोना नियमों का उल्लंघन ऐसे समय में हुआ है और ये राजनीतिक दल लगातार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भूपेश बघेल जो कि 5 लोगों की इजाजत है कैंपेन में, लेकिन पहुंच गए बहुत सारी भीड़ लेकर। पंखुड़ी पाठक जो कि मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। और ऐसे में आखिर क्यों इस तरीके से राजनीतिक दलों के नेता क्यों आखिर इन कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे, नियमों को ताक पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं? सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप पैनल में हैं, कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले तो इस तस्वीर पर आप कुछ कह दीजिए। मतलब सब कुछ जानते हैं भूपेश बघेल, बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन। भूपेश बघेल जी नियमों का उल्लंघन करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं, वो अपने सिर्फ 5 लोगों के साथ ही थे। अगर कहीं कोई जनता गली में से कोई निकला है, उनको देखने के लिए निकला है, वो सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता 5 से ज्यादा नहीं हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर इसके अलावा भी अगर कोई कार्यकर्ता है तो निश्चित तौर पर उनका चालान होना चाहिए। बहुत साफ सी बात है। पंखुड़ी पाठक को देखा आपने? मैंने पंखुड़ी पाठक को देखा, उन्हें कोरोना का मास्क पहनना चाहिए था और ये उनकी गलती है और इस बात की चेतावनी उन्हें भी दी जानी चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं। आपको नहीं लगता कि आप ये कहकर आप लोग पल्ला नहीं झाड़ सकते कि गली मोहल्ले से कोई निकल कर आ जाएगा तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे? नहीं शिरीन, आप मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर आप एक ख्याति लब्ध प्रस्तोता हैं और आप अभी किसी गली से जा रहे हैं और 200 लोग अगर आपको देख करके बाहर आ जाएं, तो आप क्या कर सकती हैं? आप मुझे ईमानदारी से बता दीजिए, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा है। हम ही लोग बैठते हैं, कभी हजरतगंज में चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं और हम 2 लोग रहते हैं या 3 लोग रहते हैं, अचानक से कुछ जानने वाले पहचानने वाले आ जाते हैं कि भैया आपको फलानी जगह देखा था। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैं आपको बता दूं कि अगर
मुख्यमंत्री एक शख्सियत कैसी होती है आप भी जानते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स उनके पास होते हैं, एक लाव लश्कर लेकर वो कहीं पर भी चलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, आप उन लोगों को नहीं समझा पाए। इस भयानक स्थिति में दिल्ली एनसीआर में, नोएडा की, एक मिनट सुन लीजिए पहले, अब फिर मैं आपको पूरा मौका दूंगी। ऐसी कंडीशन में आपका फर्ज बनता है कि आप लोगों को समझाएं, और अगर नहीं समझा पा रहे हैं तो नियमों का पालन करवाएं, वरना वहां से लौट जाएं। भीड़ लेकर थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक वीडियो की एक क्लिप चला करके पूरे सत्य का पता नहीं कर सकते। पहली चीज तो सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की सुरक्षा करने की है, वो अपनी सुरक्षा कर रहे थे। घर से ना निकलने देने की जिम्मेवारी उनकी नहीं है। अगर कुछ लोग घर से आप भले इस बात से पल्ला झाड़ते रहे सुरेंद्र जी, लेकिन अब FIR दर्ज हो गई है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों का उल्लंघन हुआ है, कम से कम ये आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा। मैंने तो आपसे एक ही बात कही, मैंने तो पहले ही माना आपकी पहली लाइन में, क्योंकि देखिए गलत बात पर मैं बहस कभी नहीं करता। मैं कहता हूं अगर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो चालान होगा। ये हमने बहुत स्पष्ट पहले ही कहा। अगर आपने नहीं सुना, हो सकता है स्काइप में कोई कमी रही हो, नहीं सुना हो आपने। मैंने तो पंखुड़ी पाठक के लिए भी कहा कि क्या नाम भाई, उसको पंखुड़ी को बिल्कुल मास्क पहनना चाहिए था। इसमें तो हम तो बहुत ठीक है सुरेंद्र जी, चलिए अब तो इसमें कार्रवाई की शुरुआत भी हो गई है, FIR दर्ज हो आप लोग कहते हैं एक तरफा बात मत किया। नहीं, एक तरफा की बात नहीं है सुरेंद्र जी। चलिए देखिए, एक तरफा की बिल्कुल बात नहीं, मैंने आपको तस्वीरों के साथ उस पर आपका रिएक्शन लिया था, बहरहाल। लेकिन अब चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे अपनी डिबेट का रुख कर लेते हैं, क्योंकि डिबेट हम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल इस वक्त जो बना हुआ है वो किस दिशा में बह रहा है, हवा कैसी चल रही है, क्या सब कुछ गोरखपुर पर आकर सिमट गया है, इसी पर हम चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त गोरखपुर सबसे महत्वपूर्ण हो गया है उत्तर प्रदेश में। क्या समाजवादी पार्टी भी यही मानकर चल रही है कि गोरखपुर को फतेह करना, यूपी को अगर फतेह करना है तो बहुत जरूरी है, यानी कि इस वक्त केंद्र क्या गोरखपुर नजर आ रहा है? देखिए शिरीन जी, आपने गोरखपुर का जिक्र किया और मैं देख रहा था कि पिछले एक लंबे वक्त से हम लोग डिबेट कर रहे थे कि मथुरा से चुनाव लड़ेंगे योगी जी, अयोध्या से लड़ेंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई और उसमें यह पता चला कि चुनाव वहां से हार जाएंगे। नेगेटिव रिपोर्ट होने की वजह से उनको गोरखपुर भेजा गया। लेकिन गोरखपुर भेजा गया तो किस नजरिए से भेजा गया, ये भी चर्चा है बहुत, और इस पर हमें बड़ा गहन मंथन करना पड़ेगा। क्या गोरखपुर में माननीय योगी जी ने जमीनी स्तर पर काम किया या नहीं किया? आज आप देखिए, वहां तमाम वायदे किए थे। चाहे उन्होंने कहा था आयुष मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, गीडा का फूड पार्क बनाएंगे, उन्होंने कहा था मेट्रो चलाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, सीवर लाइन, कुछ काम नहीं, जीरो स्तर पे एक तो काम नहीं किया। दूसरी बात, अभी लगातार आरोप लग रहा था कि सब दलित और पिछड़ा विरोधी हैं माननीय योगी जी। अभी आप देखिए, एक और आरोप आप समझ ले, मुख्यमंत्री बनते ही माननीय योगी जी ने कहा क्या काम किया। हरिशंकर तिवारी जो एक बहुत प्रतिष्ठित ब्राह्मण समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री बनते ही अपने व्यक्तिगत दुश्मनी को निभाया और उनके यहाँ छापा मारा, छापा मरवाया और यह कहा गया कि साहब सोनू पाठक को ढूंढ रहे हैं, और वो सोनू पाठक बलिया जेल में 3 महीना से पहले से। यानी ब्राह्मण समाज को लगातार अपमानित किया गया। पहली बात, यानी कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण विरोधी भी है, दलित पिछड़ा विरोधी के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है राजीव मिश्रा जी, आप समझिए इंसेफ्लाइटिस का कोई काम नहीं किया। वहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज में माननीय योगी जी ने, इवन की समाजवादी पार्टी ने 500 बेड का हॉस्पिटल बनाया, वहां बेड का बाकायदा अरेंजमेंट किया, वार्ड बनाया इंसेफ्लाइटिस वार्ड। योगी जी ने कोई काम नहीं किया। लेकिन जब इंसेफ्लाइटिस बढ़ा, फिर तो पार्टी को गोरखपुर से भी टिकट देने से सोचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि पार्टी डर गई, अगर आप ये कह रहे हैं कि पार्टी डर गई है इसीलिए गोरखपुर, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं श्रीनी जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 10 सेकंड मुझे दे। बोलिए। क्या किया उन्होंने राजीव मिश्रा जी को मुअत्तल कर दिया और उसके साथ साथ उनको जेल में दिया और उनकी पत्नी को जेल में दिया। क्या कहने का मकसद है? बीजेपी चाहती है कि योगी जी चुनाव हार जाएं, उनको ढकेल दिया है गोरखपुर में। वो चाहती है कि ये हार जाएं और इनका करियर बर्बाद हो जाए। ये कहीं ना कहीं साजिश है, ये मैं आपको बता रहा हूं। आप वही बात कह रहे हैं जो अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि दरअसल घर वापसी, ठीक है, आप भी वही कह रहे हैं कि घर वापसी की तैयारी है और इसीलिए गोरखपुर भेजा गया। प्रीति पांडे इस पर रिएक्शन देना चाह रही है। प्रीति पांडे, मतलब जो यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी यही कह रहे थे कि बीजेपी को, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर भेजना दरअसल मजबूरी हो गई है पार्टी की। शिरीन जी, 2 बातों पे जवाब दूंगी। पहले तो बहुत ब्राह्मण कह रहे थे, खान साहब
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने और आपकी पार्टी ने परशुराम भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का एक वादा किया है। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन चुनाव में आपको ब्राह्मण हिंदू याद आ गए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि 2017 के चुनाव के पहले आपको न परशुराम भगवान याद आए ना आपको ब्राह्मण याद आए। खैर, आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप यूपी के निवासी हैं, मैं भी यूपी की निवासी है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए आपको एक बात कहती हूँ, जाति धर्म की बातें करने में हम पढ़े लिखे युवाओं को शर्म आती है, लेकिन जब आप जैसे नेता और प्रवक्ता ब्राह्मण पे फोकस करते हैं तो हमारा धर्म और कर्तव्य दोनों बनता है कि आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण उन नेताओं से जरूर नाराज है जिनको चुनाव में परशुराम की मूर्तियां याद आ जाती है भगवान की, जो अयोध्या से अपनी रैलियां शुरू करते हैं, जो ब्राह्मणों को लुभाने के लिए, जनरल कास्ट को लुभाने के लिए वो चुनावी निवड़ियां आप जो निकाल रहे हैं। दूसरी चीज आपको एक चीज कहूंगी शिरीन जी, जो मथुरा अयोध्या की बात की खान साहब ने, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट इनके हाथ लगी है और कौन सी रिपोर्ट सपा के कार्यालय में पहुंची है। जो व्यक्ति जिस महान व्यक्ति ने, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, योगी जी ने, जिसने राम के मंदिर का शिलान्यास रखा, आप उसको ये बात कह रहे हैं कि मथुरा और अयोध्या से हार जाते। आपकी ये रिपोर्ट लगता है सपा के ही कार्यकर्ताओं ने बनाई थी और सपा के कार्यकर्ताओं ने आपको दी। क्योंकि चर्चाओं का चुनाव बाजार मथुरा से लड़ते हैं, अयोध्या से लड़ते हैं, फिर भी वो जीतते। अयोध्या को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा और तीसरी बात आपको कहती हूँ शिरीन जी, एक आखिरी बात कहती हूँ। देखिए, अयोध्या से तो मुझे लगता है भाजपा का कोई भी नेता लड़ता वो अयोध्या से जीत जाता, ये आपको भी पता है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद वहां का जो एक माहौल है वो अलग है। तीसरी चीज ये बात जरूर कहूंगी कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ 1998 से सांसद हैं। एक बार जो व्यक्ति चुनाव नहीं हारा हो, और वो ये भी तो हो सकता है कि 2017 के बाद वो अपने लोगों से, अपनी पब्लिक से, अपने जिन जनता के बीच वो रहे, उससे वो अलग है, और आज वापस जाके गोरखपुर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बुराई क्या है? ठीक है डॉक्टर अजीज खान, मैं आपके पास आऊंगी आपके रिएक्शन के लिए, लेकिन डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं, रिएक्शन में उनसे भी ले लेती हूँ। डॉक्टर विशाल मिश्रा, मतलब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की गूंज तो ऐसे है जैसे सब कुछ गोरखपुर से ही तय होगा, मतलब सियासी गणित इतना मजबूत है क्या इस वक्त गोरखपुर का कि उत्तर प्रदेश में चुनावों का केंद्र वही नजर आ रहा है? देखिए शिरीन जी, मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता की जरा आप तो देखिए कि कुछ दिन पहले हम लोग इसी चैनल पर डिबेट में थे, तो खान साहब कह रहे थे कि हिम्मत है तो गोरखपुर से लड़के देख लें, जब बात चल रही थी कि अयोध्या से लड़ेंगे। आवाज नहीं आ रही, प्लीज आवाज बढ़ा दें। लेकिन अब आज देखिए, जब अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि वहां से फीडबैक मिला था कि अयोध्या से चुनाव हार जाएंगे। खान साहब, कुछ दिन पहले तक तो भी आप कह रहे थे हमारे साथ ही डिबेट में कि गोरखपुर की जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, इसलिए वो अयोध्या से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। आज आप कह रहे हैं कि अयोध्या की जनता नहीं पसंद कर रही थी, फीडबैक था, इसलिए गोरखपुर से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नेता कहां से लड़ेंगे, कुछ तो बता दीजिए। लड़वा दीजिए गोरखपुर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के अगेंस्ट में, या उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से जिसको बहुत सुरक्षित मानते हो, सैकई, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, वहीं से लड़वा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन खुद तो चुनाव लड़वाएंगे नहीं, और जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने आप को आप नेता कहते हैं, जनता का नेतृत्व है आपके पास, आप कहते हैं जनता आपको पसंद कर रही है, तो जनता के बीच में जाइए ना। ठीक है, फिर यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर ये कहना कि गोरखपुर की जनता उनको पसंद नहीं करेगी, उनको गोरखपुर ढकेल दिया गया है। गोरखपुर में कितने विकास के काम हुए हैं ये आपको दिखता है? डॉक्टर अजीज खान, ये सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी बार-बार ये सवाल पूछ रही है, बीजेपी की तरफ से भी बार-बार ये कहा जा रहा है कि भाई अखिलेश यादव अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? सिरीन जी 10 सेकंड, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट किसने शुरू कराया? कब से बनता गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट, बताइए आप, शुरू कराया कि नहीं शुरू कराया? ठीक है, चलिए आप सुनिए। ठीक है डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप सुन लीजिए, अब जवाब ले लेते हैं डॉक्टर जी। देखिए, मैं पहले तो 2-3 बातें करूंगा। आपने काम की बात की, इसलिए काम की बात भी कर ले, हम दूसरे मुद्दों पे आएंगे। आपने कहा था गोरखपुर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाएंगे, बनाया नहीं? बनाया ना। मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज को आप समझिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी का दर्जा किसने दिया? समाजवादी पार्टी ने दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। कैंसर की जो मशीनें होती है, कोबाल्ट मशीनें, वो किसने लगवाया? बीआरडी मेडिकल कॉलेज में समाजवादी पार्टी ने लगाया। आपने 24 वेंटिलेटर किसने दिया? सुनिए, गंभीरता से सुनिए मेरी बात। रोकिए भाई, ये तरीका नहीं है। ये बड़ी गंभीरता से मैं बात कह रहा हूँ, गंभीरता से।
डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर अजीज खान, आप दोनों स्काइप के थ्रू कनेक्ट हैं, आप दोनों अगर साथ बोलेंगे तो किसी को नहीं सुन पाएंगे हम लोग, एक एक करके। डॉक्टर अजीज खान जल्दी बात, ये जवाब दीजिए, नोट करिए ना आप नोट करिए। बोलिए बोलिए। आई सर्जरी के लिए आधुनिक मशीनें किसने लगाई? समाजवादी पार्टी ने। हम दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहे हैं, वो छोड़िए आप। रामगढ़ ताल पे क्या क्या हुआ, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया था, बहुत सारी बातें, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे, मेन मुद्दे पे आना चाह रहे हैं। आपने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी गोरखपुर से क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते हैं, जब हमारा कार्यकर्ता ही काफी है गोरखपुर में माननीय योगी जी को हराने के लिए, तो हमारे इतने बड़े नेता को जाने की क्या जरूरत है? सुनिए ना भाई, सुनिए, हल्ला मत करिए। फिर विशाल भाई, क्या भाई, अरे पढ़े लिखे डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा, फिर मिलाइए, ये तरीका नहीं है। डॉक्टर विशाल मिश्रा ऐसे सुन नहीं पाएंगे आप दोनों में से किसी को भी। डॉक्टर अजीज खान 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। देखिए मैंने कई बातें जो कही थी उसको साबित कर रहा हूं। मैं साबित करता हूं कि ये बीजेपी और माननीय खासतौर से योगी आदित्यनाथ जी ये दलित विरोधी है, क्योंकि दया शंकर जी ने देखिए बहन जी पर किस तरीके से आप शब्द वो तो आप बार बार कह रहे हैं ना, आप लोगों ने तो उनके लिए दरवाजे खोले और आप उन्हीं की गलबैयां कर रहे हैं। आप वो तो हो गया ना, दलित विरोधी आप बार बार कह रहे हैं, तो उन लोगों को तो आपने पार्टी में शामिल करा लिया है। मैं कह रहा हूं ना कि दलित पिछड़ा विरोधी के साथ साथ ब्राह्मण विरोधी दिखाया, और दलित विरोधी कैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सुनिए ना, रविदास जी का मंदिर दिल्ली में कैसे गिराया गया, 2019 बीजेपी ने गिराया। अब देखिए दलितों का अपमान कर रही है। हाथरस में कासगंज तक समझिए एक दुल्हा जा रहा था, उसको घोड़े पर नहीं बैठने दिया, वो गुहार लगाता रहा, हाईकोर्ट से परमिशन लाया दलित समाज का आदमी, तब उसके बाद घोड़े पर बैठने दिया। ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आखिर अखिलेश यादव अपने पत्नी क्यों नहीं छोड़े। मैनपुर में, ठीक है, गांव में, हम गोरखपुर को लेकर बात कर रहे हैं डॉक्टर अजीज खान। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, गोरखपुर हर तरफ से आवाज आ रही है, कांग्रेस की क्या तैयारी है गोरखपुर में? श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में गांव-गांव जा रहे हैं, पांव-पांव जा रहे हैं, नगर-नगर जा रहे हैं, डगर-डगर जा रहे हैं। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटें महत्वपूर्ण हैं और हम अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ जा रहे हैं। हम अपनी माता बहनों और बेटियों को लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्कूटी देने की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं, 20 लाख नौकरियां बेरोजगारों को देने की बात कर रहे हैं, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य यानी गेहूं 2500 रुपए क्विंटल और धान 2500 रुपए क्विंटल और गन्ने को हम 400 रुपए क्विंटल देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर बेरोजगार को किसी न किसी रूप में रोजगार से लगाने की, और सरकारी नौकरियां जो यहाँ खाली लगभग पड़ी है 4 लाख से 7 लाख, उन नौकरियों को तुरंत भरने की बात कर रहे हैं। स्वीकृत पद जो पिछले 5 साल से योगी जी की सरकार ने आपराधिक षड्यंत्र के रूप में जिन पदों को खाली रखा, जिसमें पुलिस विभाग के बड़े पद हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के बड़े पद हैं, जिसमें नलकूप निगम के बड़े पद हैं, जिसमें सूर्य मित्रों के बड़े पद हैं। मैं ये नहीं कह रही थी कि आप अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो बताइए, मैं सिर्फ ये कह रही थी कि आप गोरखपुर को लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सोच रहे हैं आप लोग, या फिर योगी बनाम अखिलेश ही पूरे उसमें लड़ाई चल रही है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मैं पहले बड़ी खबर एक बार दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं आपके पास आऊंगी फिर उसके बाद फौरन। एक बड़ी खबर यूपी की सियासत से जुड़ी हुई है। बीजेपी ने बागी नेताओं पर बड़ा बयान दिया। बीजेपी ने कहा है कि पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही बीजेपी ने एक बड़ा फैसला किया है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि इस बार किसी भी मौजूदा बीजेपी सांसद को विधानसभा चुनावों में टिकट नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए। विकास, क्या है ये पूरी खबर? और जी हाँ, बिल्कुल। देखिए शिरीन, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कई मुद्दों पर पार्टी का रुख साफ किया है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बीजेपी एक बार फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत के आएगी और पहले 2 चरण के टिकटों के आधार पर हम कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी सीटें, यानी कि पिछली बार 83 सीटें अभी तक घोषित उम्मीदवारों में से जीती थी, उतनी फिर से जीतेंगी। लेकिन बागी नेताओं पर बड़ा बयान दिया है। बागी नेताओं पर बड़े नेता ने हमें बताया कि जो बागी नेता हैं वो आरक्षण का जो मुद्दा उठा रहे हैं वो गलत है। उसमें उन्होंने साफ किया कि पिछड़ों के आरक्षण को ना तो रोका गया है, ना ही आरक्षण से जुड़ा कोई मुद्दा पेंडिंग है, और इसलिए इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि वो कौन से स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिनको वो बार बार अब सभाओं में, मंचों पर उठा रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता ने साफ किया कि बीजेपी
टिकट उसी को देगी जो पार्टी को जिताने की गारंटी देता हो। इसके लिए जो सिटिंग एमपी हैं उनको किसी को भी चुनाव मैदान में नहीं उतारने का ही फैसला लिया है, लेकिन परिवार में किसी भी 2 सदस्यों को टिकट पार्टी नहीं देगी। हाँ, जिनको पहले से टिकट मिला हुआ है उनको जरूर पार्टी इस बार भी चुनाव मैदान में उतारेगी। साथ ही साथ साफ किया उन्होंने कि अयोध्या हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा है और पार्टी इस पर जल्द ही उम्मीदवार भी तय करेगी। आने वाले 2 चरणों के भीतर ही बीजेपी अपने सभी उत्तर प्रदेश के बाकी बचे उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी और इसके साथ ही 23 जनवरी के बाद से गृह मंत्री अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकल जाएंगे। इस दौरान वो लगभग हर जिले का दौरा करेंगे और जो छोटी छोटी सभाओं की अभी तक इजाजत है, अगर वो कंटिन्यू रहती है तो उस तरह की छोटी छोटी सभाएं भी गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में करेंगे। शुक्रिया आपका विकास इस जानकारी के लिए। तो ये बीजेपी की तैयारी चुनावों को लेकर टिकट बंटवारे पर काफी कुछ साफ यहां पर करते हुए, जिसमें यह भी कहा गया कि एक परिवार के 2 लोगों को टिकट नहीं देगी। अपर्णा यादव शामिल जरूर हो रही हैं लेकिन टिकट नहीं मिलेगा, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।